कहानी सर्पदंश। आकाश पर काले गहरे बादल छाए हुए हैं। हालांकि इस पहाड़ी इलाके में मौसम साफ कम ही रहता है, फिर भी आज आकाश और दिनों से ज़्यादा ही गहरा दिख रहा है। दूर झील का पानी भी ऐसे मौसम में शांत और मटमैला दिखाई दे रहा है। यह जगह तुम्हें भी तो बहुत पसंद थी, खासकर ऐसे मौसम में जो तुम खुद को रोक नहीं पाती थी। ऐसे मौसम में हम तुम घंटों कार लेकर ऊंची ऊंची पहाड़ी ढलानों पर फिसला करते थे। होटल की 5वीं मंजिल की इस बालकनी से हमने कई खूबसूरत लम्हों को साथ साथ जिया है। पानी काफ़ी तेज से बरस रहा है, रह रह कर बादल गरज रहे हैं, पर आज तुम्हारी अनुपस्थिति में मुझे ये सब असह्य लग रहा है। यह जगह तुम्हें किस कदर पसंद थी। तुम कहाँ भी करती थी कि भारत में अगर कहीं भी खूबसूरती है तो कश्मीर में। यहाँ के एक एक दृश्य को आंखों में बसा लेने का मन करता है। तभी तो साल के 6 महीने हम यहाँ श्रीनगर के होटल मूनलाइट के इस कमरे में बिताया करते थे। होटल मूनलाइट की 5वीं मंजिल की इस बालकनी से पूरा श्रीनगर तस्वीर की तरह आंखों के सामने घूमता है और तस्वीर की तरह घूमता है। वह दृश्य जब मैंने अचानक तुम्हारे सामने अपने दिल की बात रख दी थी, साथ साथ पढ़ते घूमते फिरते, पता नहीं कब मुझे यह महसूस होने लगा कि मैं जीवन साथी के रूप में तुम्ही को पाऊं, और पता नहीं कैसे यह कहने की हिम्मत कर बैठा, अनु आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। जवाब में तुम कुछ नहीं कहा, बस अपना सर्द हाथ मेरे हाथों पर रख दिया और बिना कहे ही तुम बहुत कुछ कह गई थी। तुम्हारी बंद पलकों पर वो सपने मैंने देख लिए थे जो मेरी बात सुनकर तुम्हारी आंखों में तैर गए थे। बस उस दिन हम एक हो गए थे। मेरा बिजनेस भी काफ़ी अच्छा था। हमारे परिवार वालों को हमारे विवाह पर कोई आपत्ति नहीं हुई और जल्द ही तुम दुल्हन बनकर अपने अरमानों का महल सजाए मेरे घर आ गई थी। मैंने भी कोई कसर ना छोड़ी थी तुम्हारे स्वागत में। घर में केवल माँ थी, उनकी तो एक ही इच्छा थी कि घर में बहू आ जाए, पर मेरे लिए तो जैसे सारे संसार की खुशियाँ ही मेरे घर में आ गई थी। शादी की पहली ही रात तुमने मेरे हाथ थाम कर कहा, मुझे कश्मीर बहुत पसंद है मीतू, मुझे कश्मीर ले चलो। बस उसी सुबह नई कार लेकर हम तुम चल दिए थे श्रीनगर। आकर तो वैसे तुम उड़ने ही लगी थी। बहुत से होटल हमने देखे, पर तुम्हें होटल मूनलाइट बहुत पसंद आया, खासकर उसका ये कमरा जहाँ से आज भी मैं वह नज़ारा देख रहा हूँ। आज तुम नहीं हो, बाकी सब कुछ है। यह कमरा मैंने हमेशा के लिए ले लिया है, जिसमें तुम्हारा बड़ा सा एक तैल चित्र टंगा है। याद है वह दिन जब मैं बिजनेस के सिलसिले में 4 दिन के लिए बाहर जा रहा था। माँ भी घर की चिंता छोड़कर 6 महीने के लिए हरिद्वार गई थी। चलते समय तुम मुझसे लिपट गई और कहा, मीतू जल्दी लौट आना, तुम्हारे बिना ये 4 दिन कैसे काटूंगी। अकेला घर खाने को दौड़ेगा। पगली, मैं हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहा हूँ। अगर तुम ऐसे धीरज खोओगी तो मैं भी नहीं जा सकूँगा। मन तो हुआ कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास रुक जाऊं, पर जाना तो था ही। बड़ी मुश्किल से तुम्हें धीरज बंधाकर मैं जा पाया था। उस समय वे 4 दिन तुम मेरे बिना नहीं काट पा रही थी, पर आज ये 4 साल तुमने मेरे बिना कैसे बिता लिया। आंखों में कुछ तरल पदार्थ आ गया था, तौलिए से पोंछ लिया मैंने। कितने खुशी खुशी बीत रहे थे हमारे दिन, तुम और हम और तुम, जैसे एक दूसरे के बिना दुनिया अधूरी थी। तभी बिजनेस के सिलसिले में मेरी मुलाकात विश्वास से हुई। हाँ, विश्वास सेन, मेरी फैक्ट्री का नया मैनेजर, काफ़ी हंसमुख इंसान। पहली बार वह हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर आया था। उसके हंसमुख स्वभाव से तुम भी काफ़ी प्रभावित हुई थी। तुम लोगों ने काफ़ी जोक्स सुनाए एक दूसरे को। फिर तो वह अक्सर ही हमारे घर आने लगा था। उसकी माँ दिल्ली में रहती थी, वह अभी कुंवारा था और मुंबई में अकेला ही रहता था। अक्सर हम लोगों की शामें विश्वास के साथ बीतने लगी। तुम तो खुश थी, पर धीरे धीरे मैं ही हीन भावना से ग्रस्त होता चला गया। अब तुम्हें मेरे ना होने पर अकेलापन भी नहीं सताता था। यहाँ तक कि जब मैं 1 हफ्ते के लिए बेंगलोर चला गया, तुमने वह समय भी विश्वास के साथ मज़े में काट लिया। तुम विश्वास को पसंद करती थी, पर मैं मानसिक रूप से बीमार होता गया। यहाँ तक कि मुझे तुम्हारे और विश्वास के संबंधों पर भी शक होने लगा। अब मुझे विश्वास का तुम्हारे साथ उठना बैठना बहुत असह्य लगने लगा। उस दिन जब मैं फैक्ट्री से लौटकर कार पोर्च में रख रहा था, तो मैंने तुम दोनों को गेट से बाहर निकलते हुए देखा।
मैं तुमसे देर से आने के लिए कह गया था, पर जल्दी आ गया था। शायद उसी का फायदा उठाकर तुम विश्वास के साथ कहीं घूमने जा रही थी। यह सोचकर मैं गुस्से से पागल हो गया और ऊपर जाकर बालकनी में आराम कुर्सी पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करने लगा। उस दिन भी काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में तुम कुछ पैकेट से लदी हुई पानी में तरबतर घर में दाखिल हुई। अपने कमरे में जाते जाते तुमने बालकनी की लाइट ऑन कर दी और मुझे देखकर हैरान हो गई। अरे आप तो देर से आने के लिए कह गए थे, और उसके जवाब में मैंने तुम्हारे ऊपर बरस पड़ा था। हाँ, ताकि तुम आराम से विश्वास के साथ रंगरलियां मना सको। तुम एकदम हैरान रह गई। हाँ, बन तो ऐसे रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। तुम्हारे और विश्वास के बीच जो कुछ चल रहा है मैं सब जानता हूँ। सुमित, तुम होश में नहीं हो। होश में था नहीं, अब आ गया हूँ। मैं सब देख रहा हूँ। तुम और विश्वास खुलकर मेरी दौलत पर मजे उड़ा रहे हो। सुमित, बस बहुत हो चुका। सहने की भी एक सीमा होती है। यह कहकर तुम रोते हुए तेजी से अपने कमरे की ओर दौड़ गई और जाते जाते तुम्हारे हाथ के पैकेट्स बदहवासी में वहीं गिर गए थे, जिसमें से कुछ दवा की शीशियां जमीन पर गिरकर टूट गई थी और उनमें से तरल पदार्थ जमीन पर ऐसे रो रहा था जैसे हम दोनों के हालात पर रो रहा हो। हाँ, कुछ दिनों से तुम बीमार रहने लगी थी। अपने पागलपन में मैं यह देख ही ना पाया था। उस दिन 3-4 दिन तक मेरा इंतजार करने के बाद ही तुम विश्वास के साथ दवा लेने गई थी। खैर, उस रात हम दोनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया था। तुम स्वाभिमानी और मैं शक के नशे में अंधा। विचारों में बहकर मुझे समय का आभास नहीं रहा। रात के 9 बज रहे थे। वेटर रात का खाना लेकर आ चुका था। सर्दी के कारण सभी लोगों ने अपने अपने कमरे अंदर से बंद कर लिए थे, पर मुझे तो जैसे आभास ही ना हुआ कि मैं केवल एक सट में बालकनी में खड़ा हूँ। भूख तो जैसे मर चुकी थी। खाना मुझसे खाया ना गया। कमरे में आकर मैं बिस्तर पर लेट गया। बारिश रुक गई, तूफान थम चुका था, पर क्या मेरे जीवन का तूफान कभी थमा? तूफान सा ही तो मच गया था। दूसरे दिन जब इस घटना से बेखबर विश्वास घर चला आया था, मैं अपने कमरे में था। जब बाहर निकला तो तुम विश्वास से कह रही थी, कोई किसी को टूट कर चाहे तो उसका जवाब नफरत से क्यों मिलता है। मैंने उस कोई का अर्थ विश्वास से लगाया। अब तो पागल हो गया था। ना मेरा मन घर में लग रहा था, ना फैक्ट्री में। तुम्हारे बिना भी मुझे अच्छा नहीं लगा था और तुम्हें देखते ही गुस्सा चढ़ जाता था। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं, कहां जाऊं। बिल्कुल पागलों जैसी हालत हो गई थी मेरी। काश उस दिन मैं समझ गया होता कि उस कोई का आशय मुझसे था तो आज मेरा यह हाल ना होता। उसी दिन विश्वास तुम्हारा हाथ पकड़कर बोला, आज तो गरम गरम कॉफ़ी पीने का मौसम है भाभी। फिर तुम्हारे हाथों से बनी कॉफ़ी का तो कहना ही क्या। तुमने मेरी इज्जत बचाने के लिए विश्वास को कुछ नहीं बताया ताकि मुझे नीचा ना देखना पड़े, पर मैं समझा कि तुम विश्वास के साथ मिलकर मुझसे बगावत करना चाहती हो। मैं आपे से बाहर हो गया तथा पागलों की तरह नीचे दौड़ा। तब तक तुम हाथ में एस्प्रेसो कॉफ़ी का प्याला ला चुकी थी और आवेश में मैंने वह प्याला तुम्हारे हाथ से उछाल दिया था। बस बहुत नाटक हो चुका। मैं चीखा, मेरे घर में अब यह सब नहीं चलेगा। विश्वास तो एकदम हतप्रत रह गया था और इससे पहले कि वह कुछ बोले मैंने बेइज्जत करके उसे घर से निकाल दिया। बस जाते जाते उसने इतना ही कहा था, आपने कुछ कहने से पहले सच्चाई का पता लगा लिया होता तो अच्छा रहता। उसके जाते ही तुम भी अपना आपा खो बैठी। सुमित, मैं बहुत दिनों से सह रही हूँ और उसे तुम्हारी नादानी समझकर माफ़ करती रही, पर आज तो हद हो गई। और मैं चीखा, निकल जाओ मेरे घर से। जिसके साथ ऐश करती रही उसके घर जाकर रहो। और इससे पहले कि तुम कुछ बोलो मैं तेजी से बाहर निकल गया। रात को जब काफ़ी थक गया तो वापस घर आया। कार को पोर्च में खड़ी करके जब अंदर आया तो घर खाली थी। तुम मुझे कहीं ना दिखी। नौकर ने बताया कि मेम साहब सामान लेकर कहीं चली गई है, आपके लिए यह कागज़ छोड़ गई हैं। मैंने कागज़ खोला और तुम्हारे शब्दों के मोती मेरी आंखों के सामने बिखर गए। प्रिय सौमित्र, मैं बहुत आशा और विश्वास के साथ बहुत से अरमानों को लेकर तुम्हारे घर आई थी। तुमने मुझे वह प्यार व सम्मान भी दिया था, पर अभी मैं वह खुशियाँ समेट भी ना पाई थी कि तुमने मेरी खुशियाँ छीन ली। तुम्हें क्या मालूम कि 3 साल के इस अंतराल में माँ न बन पाने का दुख किस तरह मुझ पर छाया था। एक औरत शारीरिक सुख के अलावा
मानसिक सुख भी चाहती है। वह एक बच्चा चाहती है जो उसके प्यार को बांट ले। मैंने अपना एकाकीपन किसी से बांटना चाहा तो तुमने मुझ पर शक किया। तुम तो मुझे समझ ना पाए, पर मैंने तुम्हें समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तो हद हो गई है। तुम्हें मुझ पर गुस्सा करने का अधिकार तो था, पर इल्ज़ाम लगाने का नहीं। मुझे खोकर तुम बहुत पछताओगे। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अनुराधा पत्र पढ़कर मेरा मन हाहाकार कर उठ। तुमने मेरा गुस्सा तो देखा, पर मुझ में छिपी हुई ईर्ष्या की बू तुम्हें नहीं आ सकी। मैं तो तुम पर अपना एक अधिकार चाहता था, तुम्हें खोना नहीं। मन किया कि दौड़ कर तुमको वापस बुला लाऊं, माफ़ी मांग लूँ तुमसे और कहूँ, अनु मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह सब तो मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर ही किया था, पर मेरा स्वाभिमान आड़े आ गया। उसके बाद 2 साल बीत गए। मुझे तुम्हारी खबर मिलती रहती थी। पता चला कि उस अंतराल में तुम्हारे डैडी का भी देहांत हो गया था। माँ तो तुम्हारी पहले ही ना थी। यह सोचकर मेरा मन बड़ा घबराता था कि अब तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। पर तुमसे मिलने की हिम्मत ना होती थी, ना तुमने ही कभी सहारे का कोई पत्र लिखा। माँ ने कई बार कहा कि बेटा इतना हट अच्छा नहीं, जाकर बहू को ले आ, पर मैंने ही जिद ना छोड़ी। हालांकि अंदर ही अंदर घुटता रहा और फिर एक दिन तुमने अपने संबंधियों के कहने पर तलाकनामा भेज दिया। 2 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद हम दोनों में तलाक हो गया। मुझे आज भी तुम्हारा वह चेहरा याद है जब तुम कोर्ट से बाहर जा रही थी। तुम्हारी आंखों में आंसू थे। विश्वास ने इन परेशानियों के दिनों में बराबर तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हारे पिता के देहांत पर, उसके बाद आर्थिक रूप से व मानसिक रूप से वह हमेशा तुम्हारे साथ रहा और इसी कारण तुम्हारे संबंधियों के नज़र में बसता चला गया और मैं गिरता। फिर तुम्हें भी अपने भविष्य के लिए किसी सहारे की ज़रूरत थी और तुमने विश्वास का हाथ थामने का फैसला कर लिया। मुझे खबर हुई उस दिन जब लाल रंग का एक सुगंधित लिफाफा मेरे घर आ पहुंचा। विश्वास वेड्स अनुराधा, और मैं तो जैसे जड़ हो गया। मैं तुमसे अलग हो चुका था, फिर भी मुझे तुम्हारा नाम किसी और के साथ जुड़ता अच्छा ना लगा। माँ भी सन्न रह गई। पगले, तूने नादानी में एक सुशील बहू खो दी। माँ को अपनी बहू खोने का गम था और मुझे अपनी ज़िंदगी खोने का। उसके बाद तो मैं जैसे पागल हो गया था। मेरी ज़िंदगी का कोई रुख ना रहा। फैक्ट्री में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। मैं तो बस तुम्हारे ख्यालों में खोया रहा। एक दिन मैं ऐसे ही बदहवासी में कार चला रहा था कि मुझे सामने से तुम आती दिख गई। मैंने जल्दी से कार रोकी और दरवाज़ा खोलकर मैं तुम्हारे सामने आ गया था। मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है अनु? ऐसी क्या है जो मैंने तुम्हें नहीं दी? मैंने तो तुम्हें टूट कर चाहा। मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया। आज मेरा अभिमान चूर चूर हो गया था। तुमने मुझे सब कुछ दिया मितू, प्यार, घर, कार, नौकर चाकर, केवल तुमने नहीं दिया तो विश्वास। अगर तुमने मुझ पर विश्वास किया होता तो मैं आज भी तुम्हारी थी, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। यह कहकर तुम मेरा हाथ झटक कर तेजी से चल गई। यह मेरी आखिरी हार थी। तुम्हारे मुंह से मितू संबोधन सुनकर मुझे लगा कि तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए जगह है, पर नादानी से हम दोनों ने एक दूसरे को खो दिया था। तुम्हारी और मेरी दोनों की जिंदगी बदल चुकी थी, पर दोनों की बदली हुई जिंदगी में बड़ा फर्क था। मेरी जिंदगी में अभाव था और तुम्हारी जिंदगी में प्राप्ति थी, एक नए घर की, पति की, विश्वास की। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी यादों को समेटने के सिवा कुछ न था। तभी तो मैं एक एक चीज जिसमें तुम्हारी यादें जुड़ी हुई हैं सहेज रहा हूँ। यह कमरा भी तो तुम्हारी याद का एक अंश है, जहाँ मैं साल के 8 महीने गुजारता हूँ। तुम्हारी जिंदगी से तो मैं निकल गया हूँ, पर मेरी जिंदगी में तुम उसी तरह छाई हुई हो। इसका सबूत है इस कमरे में मुस्कुराता तुम्हारा यह तैलचित्र, वह एल्बम जिसमें तुम्हारी फोटोज का संग्रह है और जिसे मैं सुबह उठकर सबसे पहले देखता हूँ। यह मेरे रूटीन का एक अंग बन गया है। साल में 8 महीने मेरा यहाँ श्रीनगर के इस होटल में रहना भी तो उसी पागलपन का एक अंश है। कल सुबह मुझे वापस मुंबई जाना है। वहाँ जाकर माँ बस फिर रोज की तरह कहना शुरू कर देगी, बेटा दूसरी शादी कर ले, घर में बहू आ जाएगी तो लड़के बच्चे हो जाएंगे। कभी यह भी सोचा है कि तेरा वंश कैसे चलेगा? मैं यह नहीं जानता कि मेरा वंश कैसे चलेगा। मैं तो यह सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी तुम्हारे बिना।
शायद ऐसे ही श्रीनगर मुंबई दौड़ते दौड़ते यहाँ आकर तुम्हारी यादें सर्पदंश सी चुभने लगती हैं और मुझे अच्छी भी लगती है। मैं तो तुम्हारी यादों को समेट लेना चाहता हूँ, सहेज लेना चाहता हूँ। शायद यही मेरे जीने का सहारा हो जाए। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।